मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का चीफ जस्टिस से राब्ता, उनसे किसके बारे में क्या कहा और किस नौइयत की नई मफाहमत चाहते थे। इमरान खान ने फिर कह दिया मैं अकेला भी रह गया तो अकेले लड़ूंगा। पाक फौज का 1947 से और आज तक सियासतदानों के साथ और सियासतदानों का उनके साथ असल मसला क्या है, दुनिया की बाकी अफवाज कैसे काम करती हैं और क्या हमारे मुल्क के अंदर जो भी तनख्वाह लेता है वो मुल्क, कौम और मज़हब के लिए खिदमत अंजाम देने के ऊपर कोई एहसान करता है। आज कुछ चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में सियासतदान और फौज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्यों लड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, फिर जो पाकिस्तान की फ़ौज है, इनके दरमियान आपस में मसला क्या है। अंग्रेज़ों ने रूल किया इस बड़े सगीर के ऊपर। हिंदुस्तान था पहले और फिर वहाँ से पाकिस्तान अलग एक रियासत बना, लेकिन बेशुमार बाक़ियात जो थी अंग्रेज़ों की, काला कानून हो, उस दौर का कानून हो, वहाँ उनके पुराने खंडरात हों, अच्छी इमारतें हों, वो वहीं पे छोड़ के आए। और बेशुमार चीज़ें जब 1947 में पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने बना दिया तो उसके फ़ौरन बाद से भी कायद-ए-आज़म ने अयूब खान साहब को सल्यूट मारने से मना कर दिया। लखनऊ में, पेशावर में तकरीर करके उस वक्त कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी में बताया कि आप लोगों का असल में काम क्या है और आपको करना क्या चाहिए। 6 किताबों के हवाले दिए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों से ये साबित होता है कि असल में पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों और फ़ौज के दरमियान शुरू से लड़ाई रही। बानी पाकिस्तान से लेके उनकी जो बहन थी फातिमा जिन्ना, उनकी अयूब खान के साथ भी फसाद रहा। और आज तक बेशक इमरान खान हों या जनरल आसिम मुनीर हों, परवेज़ मुशर्रफ हों या नवाज शरीफ साहब हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या ज़िया-उल हक साहब हों, यहिया खान का दौर देख लीजिए और इस मुल्क की 75 साल उम्र है, जिसमें से 42 साल से भी ज़ायद अरसा मार्शल लॉ रहा। आज भी इमरान खान की और आर्मी चीफ की लड़ाई जारी है। आज मैं कुछ वाज़ेह अल्फाज में चीज़ें आपको बताऊँगा। तो ये जंग ख़त्म नहीं हुई। अलग बात है कि मुशर्रफ साहब के दौर में ये थोड़ा लिबरलिज्म ज़्यादा आया, ये कारोबार की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गए। ताहम क्या किसी भी मुल्क की फ़ौज जो होती है, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, उनकी फ़ौज है, क्या उनके जज्बात नहीं है? हमारे जज्बात में और उनके जज्बात में फ़र्क क्या है कि हम मुसलमान ठहरे और हम जब एक नारा तकबीर लगाते हैं तो इसके सामने बड़े बड़े गोरी मज़ाइल भी कोई मन ही नहीं रखती। उसकी वजह कि हमारे जज्बात हैं, चूँकि जब हम वतन के लिए, मुल्क और कौम के लिए, मज़हब के लिए जान देते हैं तो अल्लाह की रूहानी किताब में बताया गया कि शहीद का बहुत बड़ा रुतबा है। तुम्हें उनके बारे में इल्म नहीं है और इवन उनको मुर्दा मत कहो और बगैर गुस्ल दिए इनको दफन किया जाता है और ये जन्नत में जाते हैं। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में और मज़हब के पास ये चीज़ नहीं है। यही वजह है कि हमारे जज्बात ज़्यादा हैं। तनख्वाह भारत की फ़ौज भी लेती है, तनख्वाह हमारी फ़ौज भी लेती है। चाइना है, उनकी भी फ़ौज है। यहूदी हैं, उनकी भी अपनी फ़ौज है। ईसाई हैं, इनकी भी अपनी फ़ौज है। यानी कि सिख कम्युनिटी से लेके नॉन बिलीवर दुनिया के जितने ममालिक हैं वो अपने मज़हब का, अपने अवाम का, अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, दिफा करते हैं और ये उनकी नौकरी है। लेकिन हम जज्बात के साथ चीज़ करते हैं, चूँकि इसमें हमारी तनख्वाह लेकर, नौकरी कर कर दुनियादारी में घर भी चलाते हैं और हमारी आखिरत भी उसके साथ जुड़ी है। दुनिया में ऐसी तो कोई नौकरी नहीं है कि जिसमें आपकी दुनिया और आखिरत दोनों शामिल हों। अब देखिए, खुलफाए राशिदीन का दौर देखूँ, उससे पहले चला जाऊं, रोमन्स के दौर की मिसाल दूं या सल्तनत उस्मानिया की या आज के दौर की। असल में हम भूल गए हैं कि हमने ये जो दीन हासिल किया, यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं, इसके पीछे कितनी हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ दी गई। फिर फौज, ये कहा जाता है जी कि किसी मुल्क की कमज़ोर होगी तो उस मुल्क, वो मुल्क कमज़ोर होगा। इसमें रत्ती भर दूसरी राय नहीं है और यही एक हकीकत है। अब फ़र्क क्या है कि फ़ौज जब सियासत में मुदाखलत करती है तो ऐसी मिसाल भी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और इसमें भी रत्ती भर शक नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज 1947 से लेके इस वक्त तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सियासत के अंदर भरपूर मुदाखलत करती है। और इसका अमली सबूत ये है कि पोलिटिकल विंग बना रखा है इन्होंने पाकिस्तान के अंदर, फ़ौज के अंदर। बात आ गई तनख्वाह लेने की, जज्बात मैंने आपको बता दिए। अगर हम ये कहें कि वो रात को जागते हैं और हम सोते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये काम भारत की फ़ौज नहीं करती?
یہودی عیسائی جو ہیں ان کی فوج نہیں کرتی، وہ اپنے ملک اور قوم کا تحفظ نہیں کرتے، کوئی احسان کرتے ہیں؟ ایک نظام ہے دنیا کا، اسی نظام کے تحت پاکستانی فوج بھی کام کر رہی ہے۔ وہ -10 کے اندر بھی کام کرتے ہیں، وہ 45 کے گرمی کے ٹمپریچر میں بھی کام کرتے ہیں، اور کیا وہ نہیں کرتے؟ یعنی کہ جذبات میں فرق ہوتا ہے لیکن نظام ایک جیسا ہے۔ اب بھارت کے اندر عام فوجی، عام انسان، وزیر اعظم اور آرمی چیف ایک ہی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ بتائیں بھارت کی فوج کون سے کاروبار کرتی ہے؟ ان کے اسپتال ہیں کیا؟ وہ سڑکیں بناتے ہیں کیا؟ وہ اوسی سوسائٹی بناتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آپ کرتے ہیں، آپ کا اپنا نظام ہے، کیا کسی نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس کا حساب دیجئے۔ کبھی نہیں پوچھا، تو پھر آپ اپنا کام کیجئے۔ ادھر باڑھ بھی لگی ہے اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیجئے، مسئلہ یہ ہے۔ پھر اس سارے کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ میں آرمی چیف کیوں نہیں بنا؟ یہ کیوں بن گیا؟ میں کب بنوں گا؟ اس کو ایکسٹینشن کیوں ملی؟ اس کے اوپر بات کرنی شروع کریں تو 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا۔ یعنی کہ ادارے کے اندر بھی پرسنل انٹرسٹ ہیں۔ آج تک پاکستان کے اندر انکلوڈیڈ عمران خان ایک سیاستدان ایسا نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اقتدار میں آیا ہو یا کہ مضبوط ہوا ہو۔ پھر دوسری طرف ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اقتدار سے نکالا گیا ہو یا کچھ اور ہو۔ اس کی واضح مثال دے دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کو کل خواجہ آصف وزیر دفاع نے کہا کہ فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر بھیجا تھا۔ کل دیکھ لیجئے، نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے، عمران خان تو حکومت میں نہیں تھے، وہ پاناما آیا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ فوج نے ان کو اقتدار سے باہر کیا، ان کو نائل کروایا، سارا کچھ کیا۔ آج پھر عمران خان آگے، پھر عمران خان کو فوج نے ہٹایا، 4 سال آج تک کسی وزیر اعظم نے پورے نہیں کیے، اور نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ان کے چھوٹے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ آج وہ سزا عمران کاٹ رہے، کل ان کی عمران خان وزیر اعظم تھے، وہ سزا کاٹ رہے تھے۔ تو کون بشعور ایسا شخص ہے جو یہ مان لے کہ پاکستانی فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی؟ عمران خان کیا چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج سیاست کے اندر مداخلت نہ کرے؟ ہاں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دو اور ہمیں ادھر لے، اور ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کے بغیر جو ہے وہ ہم اقتدار میں نہیں آ سکتے، تو پھر خان صاحب کی بھی سیاست کے اوپر 100 بار نہیں 1000 بار لعنت بھیجنی چاہیے۔ ہاں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو فوج ہے وہ نیوٹرل ہو جائے، وہ اس طرح کے معاملات نہ کرے، ملکی معاملات دیکھے، فارن پالیسیز کے اندر ان کی رائے ضرور لیں، دفاعی اعتبار سے چیزیں کیجئے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن جنگ کیا ہے عمران خان کی؟ مختلف کیسے یہ کہتے ہیں کہ ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن میں اسی ایپیسوڈ میں آپ کو آخر پہ خبر دینے لگا ہوں، آرمی چیف کی اور چیف جسٹس کی آپس میں بات ہوئی ہے۔ واپس آتے ہیں اسی موضوع کے اوپر۔ ذوالفقار علی بھٹو اسٹیبلشمنٹ کی نظر ہوئے، ضیاء الحق طیارے میں گئے، اس کے اوپر اور کچھ نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا اپنے ملک کے اندر سے مارے گئے۔ مشرف صاحب آئین توڑا، یحییٰ خان، ایوب خان غدار کہتے رہے قائد اعظم بانی پاکستان کی بہن کو۔ تو اس ملک کے اندر جب لوگوں کے اوپر 150 FIR ہو، جب عدالت ضمانت دیتی اور پھر لوگ آ کے پکڑ لیں، اور فواد چودھری جیسے لوگ بھاگتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں، عمران ریاض جیسے صحافی کو آپ پکڑ لیں اور اغوا ہو اور وہ ملے کوئی نہ، اور عدالتیں بھی پوچھ رہی ہوں، تو پھر کیا ہے؟ وہ قوت بتائیے، اس کا نام بتائیے جو ہماری سمجھ میں بھی آ سکے۔ آپ لوگوں کے بغیر جو یہ حرکت کرتے ہیں اور آپ بدنام ہوتے ہیں، پھر تو ہے۔ پھر بتائیے کہ میں کیوں نہ پاکستانی فوج کو سلیوٹ کروں؟ پھر جنرل شیر خان، جن کو میں نے کتابوں میں پڑھا، ان کا مجسمے کی کوئی توہین کرے تو کیا مجھے برا نہیں لگے گا؟ کیا ان لوگوں کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں؟ وہ کون بیوقوف ہوگا جو ملک کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے لیکن اپنے ہی ملک کی فوج کے خلاف ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی غداری کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ مثال بھی دیکھ لیجئے، کتنے لوگوں کو اغوا کیا، کس کس طرح کی چیزیں ہوئیں، کیسے کیسے پریشر ڈالے جاتے رہے، اور پھر آج ملک کے اندر کیوں ضرورت پیش آئی کہ پاک فوج زندہ باد کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں؟ نکالیں، فخر سے نکالیں، اور میں بھی وہاں ہوتا تو میں اس کے اندر شامل ہوں۔ اور عوام کے دلوں کے اندر آپ کی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ جہاں کوئی بچہ، بوڑھا اور جوان فوجی افیسر کو کسی چیک پوسٹ کے اوپر کہیں پہ دیکھے، انکلوڈڈ پولیس اور رینجرز، ان کو سلیوٹ مارنے کا دل کرے۔ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، عمران خان صاحب جو تھے جب اقتدار میں تھے تو ان بن ہو گئی۔ آج عمران خان کے ساتھ اگر عوام کی طاقت آ گئی اور وہی عوام جو ہیں آپ کے خلاف ہو گئے، تو اب اس کا حل ہے نا، الیکشن کروائیں، آپس میں بیٹھیں، چیزیں کریں۔ تو آج آپ الیکشن نہیں کروا رہے، ایک بندے کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ 20 منٹ پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ شخص کہہ رہا ہے میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں آپ لوگوں سے لڑوں گا۔ تو پھر کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ نہیں خوف و اعراض پھیلا سکتے۔
देखिए, हर दौर के अंदर जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े होने वाले आए। किसी न किसी ने अपने हिस्से का जो काम है वो जरूर किया है। अब देखना यह है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट पहले की तरह फिर जीत जाएगी या इमरान खान जो है उनको किसी हद तक कामयाबी होगी। ताहम अब तक पिछले एक साल में जो निज़ाम एक्सपोज हुआ है, लोगों को समझ आ गई और इसमें इदारों का तकद्दुस पामाल हुआ है। फिर देखिए, 55 लोग दुनिया से चले गए, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। जीएचक्यू के ऊपर जो हमला हुआ बिल्कुल गलत है, उसकी मजामत करनी चाहिए, लेकिन क्यों हुआ ये आप मत भूलिए। क्यों गिरफ्तार किया अदालत के शीशे तोड़ के इमरान खान को? वो मुल्ज़म है, जब वो मुजरम बनेगा उसको फांसी पे लटकाएं। जब भी पकड़ें किसी को, यकीन करें उसको जेल में रखें, उस वक्त तक रखें जब तक उसकी सजा बनती है। अगर कोई गद्दार है तो उसको फौजदारी अदालतों में नहीं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं, फौजी जज नहीं बन सकते, आम अदालतों के अंदर अदलिया को बहाल रखें, वो फैसले करें, उसको फांसी पे लटकाएं। आप क्यों छोड़ते हैं इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी लोगों को? इनको सजा दें। आप सियासत के अंदर से मुदाखलत खत्म कर दें। आपके पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, लेकिन आपका काम ये नहीं है। सिर्फ आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप लोगों ने ये कारोबार क्यों किया। सीएमएच में जो आंखें ठीक करते हैं, जो जले हुए लोगों का इलाज करते हैं, जो बाकी चीज़ें होती हैं, आप जैसा प्रोफेशनल इदारा पूरे पाकिस्तान में हल्फन कहता हूँ कोई है ही नहीं है। वो पैसे कहाँ जाते हैं आपसे कोई नहीं पूछेगा। मुशर्रफ साहब ने अपने दौर के अंदर आके जहाँ लिबरलिज्म किया, वहीं पे आपको ये औशी सोसाइटी वाले चक्कर में डाल दिया। बल्कि ये तो 90s के दौर से भी काम शुरू हो गया था। कहने का मतलब है कि अपनी अपनी डोमेन में रहिए, अपनी अपनी डोमेन में काम कीजिए। आपके पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, ज़ाती मफादात होंगे, आपके ख़ानदानी कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन एक चीज़ का सलूशन करना पड़ेगा। आज इमरान खान हार गया, कोई और किसी दौर में आ जाएगा, लेकिन दुनिया में कभी भी फ़ौज ऐसे नहीं करती। अब बरतानिया के अंदर तो फ़ौज को सैलाब ज़लज़ला भी आ जाए, तो यहाँ पे जेरेमी कॉर्बन ने कहा था, जब वो कुछ ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज वर्दी पहन के सड़कों पे आ गई। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अगर मदद पहली तो बात है चाहिए नहीं, अगर करनी है तो वर्दी उतार के और कपड़े पहन के आओ। आप सिविल के अंदर जो है वो वर्दी पहन के नहीं आ सकती। ये होती है डेमोक्रेसी। आपके यहाँ तो मिलिट्री डेमोक्रेसी है। तो फिर कैसे आप लोगों को जस्टिफाई करेंगे कि आप लोग सियासत में मुदाखलत नहीं करते, और ये जो लोग अगवा हो रहे हैं, जो इमरान रियाज के साथ चीज़ें हो रही हैं, ये आप लोग नहीं कर रहे। फिर मुझे बताइए, ये जो हैदर मेहंदी हैं, ये जो वजाहत सईद खान है, फिर ये जो मेजर आदल हैं, ये लोग जो चीज़ें कह रहे हैं वो बड़ी हद तक जो है वो दुरुस्त क्यों साबित होती हैं? अवाम उनको देखते क्यों है? एयर वाइड टीवी चैनल की इतनी रेटिंग नहीं होती, जब ये लाइव बैठ के करें तो इनको अवाम देखनी होती हैं। तो शऊर को रोका नहीं जा सकता। हाँ, एक काम किया जा सकता है कि अपनी अपनी इस्लाह की जाए। आपका ये मुल्क है, ये अवाम में यहाँ रहेंगे, ये बेचारे खौफ के साए में हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, कानून वहाँ पे है कोई नहीं है। तो बेहतर हाल ये है कि चीज़ों को सुलझाया जाए, उलझाया ना जाए। बेशक आप अपनी चीज़ों को नहीं बदलना चाहते, लेकिन फिर भी वो किसी हद तक हिकमत का काम करें। ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। यानी कि आप कुचल के रख देंगे और चीज़ें करेंगे और कोई डायलॉग नहीं हो रहे। देखा जाए तो जो चीज़ें इतनी बिगड़ी हैं उसकी वजह मालूम करें। इलेक्शन ना करवाना, बिला वजह इमरान खान को गिरफ्तार कर लेना। अब उसके ऊपर अवाम ने रिएक्शन दिया, लेकिन गलत रिएक्शन दिया। ये गिराव जलाव क्यों हुआ? इमरान कहते हैं आपके लोग थे, आप कहते हैं हम इनके ऊपर फौजदारी मुकदमा करेंगे, 7,000 लोग गिरफ्तार हैं। हाँ, जिसने गलत किया है उसको एक बार अगर आप सज़ा देंगे तो हो सकता है आइंदा ना करे, लेकिन ये सज़ा उस वक्त होगी जब आप लोगों को गैर कानूनी तौर के ऊपर गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये शाह महमूद कुरैशी और सारे लोगों को क्यों पकड़ रखा है? लोगों की नीयतें, उनके किबले काबे, उनकी सियासी जमातें जो हैं वो तब्दील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी के साथ जुड़ी खबर बता दूं कि इमरान खान ने जो नया प्लान है वो भी जो है वो तैयार कर लिया है। वो क्या है कि अगर जमात के ऊपर पाबंदी लगी, नहलियत हो गई, इसको कालेदम करार दे दिया, तो हम नई जमात बना के भी आ जाएंगे। फिर उस शख्स ने कहा कि आप जो मर्जी कर लें, मैं अकेला भी हुआ तो मैं अकेले लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये शख्स जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है अवाम भी मेरे साथ है और मेरा मिशन यही है। अगर मैं यहाँ लेट गया तो फिर मेरी कास का क्या फ़ायदा जो मैंने 27 साल स्ट्रगल की है। और उसकी बातें गलत हैं तो साबित करें उसके ऊपर आके कि ये गलत कहता है, कैसे गलत कहता है। अब देखिए कि चीफ जस्टिस साहब से आर्मी चीफ साहब की यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का राब्ता हुआ, उसमें ये कोशिश की गई कि दरमियाना रास्ता निकाला जाए। दरमियाना रास्ता क्या था जी कि इमरान खान जो है वो किसी हद तक लचक पैदा करें, कुछ चीज़ हो तो मामलात हो जाएं।
اب بھی ادارے جو ہیں وہ آپس میں بات چیت چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، دوسری طرف خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ زمان پار کے باہر پولیس ہے، کیا ہوگا عمران خان کو پکڑنے کے تو ملک کے اندر پھر احتجاج ہوگا، پھر افراتفری ہوگی، وہی چیزیں ہوں گی۔ الگ بات ہے کہ پہلے سے کم ہوں گی، لیکن یہ کوئی حال تو ہے نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ مخلص ہیں، آپ لوگوں کو لگتا ہے اس ملک کی ترقی ہونی چاہیے، IMF ہمیں پیسے کوئی نہیں دے رہا، سیاسی عدم استحکام اتنا اوپر چلا گیا، پھر معاشی حالات بدحالی ہے وہاں پہ، تو یہ کون سی مخلصانہ سوچ ہے کہ جو ملک اور قوم کی بہتری میں ہو؟ آخر کب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی؟ یہاں کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا، اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، دل بڑا کریں اور چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں۔ 4 لوگ بیٹھ جائیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہاں کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، ڈنڈا ہے، وہ کہتا ہے میں ہی بڑا ہوں۔ اب یہی جو پارلیمنٹ ہے، اسی کے اندر بیٹھے سیاستدانوں کے ساتھ جب ناانصافیاں ہوئیں تو غلط بات تھی۔ آج یہ پارلیمنٹ سے بل منظور کر کے جو ہے وہ فوجداری مقدمے فوج چلائے، ایک کرنل صاحب جج بنیں گے، پھر اس کی اپیل کے لیے اوپر بریگیڈیئر صاحب ہوں گے، تو یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کیا ہے؟ انصاف نہیں کریں گے تو آخرت کے روز آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ باقی دنیا عارضی ہے، میں آپ لوگ سارے مر جائیں گے۔ وہ کم از کم 5 مرتبہ دن میں یہ بات یاد کرنی چاہیے، یہ دنیا عارضی ہے، مر جائیں گے، لیکن اس طرف کسی کی سوچ نہیں جاتی۔ عوام جو ہے وہ بڑے برے حال میں ہیں، کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ اختتام کریں؟ اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، پھر ملیں گے آپ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔